YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका की नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसी के अंतर्गत ही देखिए एक छोटा सा सब टॉपिक दिया गया है IUCN के बारे में। वैसे देखिए IUCN के बारे में बताया नहीं गया है, केवल ये बताया गया है कि IUCN के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की या फिर जानवरों की, इनको कुछ ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये जो स्पीसीज हैं इनकी क्या पोजीशन है कंजर्वेशन के नजरिए से, उस हिसाब से इन प्रजातियों को कई ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। इसी चीज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा IUCN के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि किसके बारे में है, IUCN के बारे में। IUCN यानी कि देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है ये यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन है, इसका मतलब क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि क्या करता है कि पेड़ पौधों या जानवरों की प्रजातियों का क्या करता है, ये संरक्षण करने का काम करता है। यानी कि विश्व स्तर पर इन प्रजातियों का क्या संरक्षण है, क्या पोजीशन है, उसके ऊपर निगरानी रखने का ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की नाम क्या है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि IUCN का हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जिसका क्या नाम है, ग्लैंड। तो हेडक्वार्टर इसका कहां हो गया, देखिए हेडक्वार्टर है ग्लैंड, और ये कहां है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है किसका, IUCN का। IUCN के द्वारा एक महत्वपूर्ण एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, जिसके अंदर क्या बताया जाता है, यही कि विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं इनका वर्ल्ड लेवल पर क्या पोजीशन है, क्या लेवल है, यानी कि कंजर्वेशन के नजरिए से क्या लेवल है उसका, तो उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है जिसको कि रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए रेड लिस्ट भी कहा जाता है, रेड डाटा बुक के नाम से भी जाना जाता है, या हिंदी में आप लोग कहेंगे लाल सूची इसको कहा जाता है। अब IUCN जो है इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश किया जाता है वो क्या है, रेड लिस्ट उसको कहा जाता है। रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक कहा जाता है, रेड डाटा बुक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो पेड़ पौधों की या फिर जो जानवरों की वैरायटी है, स्पीसीज, उनका अवलोकन किया जाता है इसके अंदर उनके कंजर्वेशन के आधार पर। और उसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि ये भी बताया जाता है कि जो कौन सी प्रजाति है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, यानी कि नॉर्मल स्पीसीज है या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज है। कह सकते हैं कि इससे ही हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी जो स्पीसीज है वो किस श्रेणी के अंदर आती है और उसको किस तरीके के कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है। तो ये किससे पता चलता है, रेड डाटा से। तो ये चीजें भी कई बार पूछी जाती है कि रेड डाटा के अंदर खाली एनिमल स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, तो ऐसा नहीं है। एनिमल स्पीसीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, प्लांट्स की स्पीसीज भी हैं, फंगस वगैरह, ये सब चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और पब्लिकेशन इसका कौन करता है, रेड डाटा लिस्ट का ये किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। उसके बाद देखिए अब इस जो IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, तो इस रेड लिस्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पीसीज हैं उनको कई वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये कौन कौन से भाई ये श्रेणियां बनाई गई है इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो वर्ग बनाया गया है ये है नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल
स्पीसीज, यानी कि ऐसी प्रजातियां या फिर जातियां जो कि क्या है, सामान्य है। अब नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतुओं की जातियां आती हैं वो क्या है, पॉपुलेशन में काफी नॉर्मल है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार के विलुप्त होने का खतरा अभी नहीं मंडरा रहा है। इतनी उनकी पॉपुलेशन है कि वो अपना जीवन जीने के लिए अभी क्या है, पूरी तरह से भाई मुक्त है, अभी कोई भी एक्सटिंक्शन का खतरा उनके ऊपर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि जो पॉपुलेशन है इसके अंतर्गत जो भी जातियां आती हैं उनका जो पॉपुलेशन लेवल है वो कंसीडर किया गया है, कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने के लिए इनका जो भाई पॉपुलेशन लेवल है वो कैसा है, सफिशिएंट है अभी। तो इसके ऊपर क्या है कि इसके अंदर ये नॉर्मल के अंतर्गत रखी गई है। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि देखेंगे कि कैटल्स, यानी कि जो पशु है उनकी क्या है, जातियां अभी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में। तो एग्जाम्पल के अंदर नोट करेंगे जैसे कि कैटल्स हैं, कैटल्स की बहुत सारी वैरायटियां। उसके बाद अगर पेड़ पौधों में बात करें तो देखिए जो साल के पेड़ हैं, उसके अलावा जो पाइन है, पाइन का वृक्ष होता है, उसके अलावा जो रोडेंट्स है यानी कि जो कृंतक है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पाइन और उसके अलावा रोडेंट्स। रोडेंट्स को क्या कहते हैं, कृंतक कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या शामिल होते हैं, देखिए जैसे कि चूहा है, गिलहरी, ऐसे इसके अंदर जीव आते हैं जिनके की क्या होते हैं भाई, इंसीजर टीथ होते हैं ऊपर और नीचे वाले जबड़े के अंदर। और ये क्या करते हैं, जो इंसीजर है ये लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं ये, और इनको ये छोटा रखने के लिए क्या करते हैं, चीजों को कुतरने का काम करते हैं। जैसे कि चूहा होता है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं रोडेंट्स में। तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या है भाई, नॉर्मल है, यानी कि ये खूब मात्रा में पाई जाती है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। दूसरा श्रेणी देखिए कौन सी है, जो सेकंड ग्रुप है, इसके अंदर रखे गए हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज नाम से ही स्पष्ट है कि एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त जातियां। इसके अंदर पर ऐसी जीव जंतु पेड़ पौधों की ऐसी वैरायटी रखी गई है जो कि क्या है, संकटग्रस्त है, यानी कि संकट है उनके ऊपर अभी विलुप्त होने का। तो इसके अंदर देखिए जैसे कि ये है इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्ति के खतरे को ये झेल रही है ये जातियां। उसके अलावा क्यों झेल रही है कि देखिए कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर हैं इनके लिए नेगेटिव फैक्टर हैं कुछ, जो कि क्या कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन को लगातार डिक्लाइन करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही देखिए कारण कौन कौन से हो सकते हैं नेगेटिव फैक्टर, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है। यह एग्जांपल ले, जैसे कि कोई भाई जीव है, जैसे कि जो गंगा डॉल्फिन है जो कि साफ स्वच्छ पानी के अंदर पाई जाती है। अगर उस पानी को हम लोग पोल्यूटेड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जानवर वहां नहीं रह सकता, इसकी जो जाति है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से, जैसे कि किसी जीव का प्राकृतिक आवास का खत्म होना, यानी कि पहले वो जो जहां पर रहता था, लेकिन अभी क्या है कि उसका जो नेचुरल जो आवास है वो खत्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो यही मैंने बताया कि नेगेटिव कुछ फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन देयर पॉपुलेशन, डिक्लाइन देयर पॉपुलेशन। कुछ ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से उनकी जो जनसंख्या है वो तेजी से घट रही है। अगर ये जो कारण है इनको कंट्रोल ना किया गया, अगर ये इसी प्रकार से ये कारण रहे और इनकी जनसंख्या इसी प्रकार से घटती रही तो क्या होगा, जल्दी ही ये जो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट हो जाएगी और जो एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी है उसके अंदर चली जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है, तो देखिए इंडिया लेवल के ही एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं। तो देखिए सबसे पहले है ब्लैक बक, यानी कि एक काले रंग का हिरन है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक बक कहा जाता है, काला हिरन है।
उसके अलावा देखिए जैसे कि क्रोकोडाइल, उसके अलावा इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, जो कि कहां पर पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है, गुजरात। भारतीय जंगली गधा, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखिए जैसे कि इंडियन राइनो, जो भारतीय गैंडा है, ये भी क्या कर रहा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखिए एक बंदर का ही प्रकार है लॉइन टेल्ड मकाऊ, और उसके अलावा एक छोटे हिरन की ही वैरायटी है जिसका क्या नाम है, संगाई। ये क्या है, मणिपुरी एक हिरन की वैरायटी है जो कि मणिपुर में पाई जाती है। डांसिंग डियर भी इसको कहा जाता है, नाचने वाला हिरन, ठीक है, काफी उछल कूद करता है ये संगाई, इसकी वजह से डांसिंग डियर कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरी हमने देखी। उसके अलावा देखते हैं कि और कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई है IUCN के द्वारा। नॉर्मल में सब कुछ नॉर्मल है, पॉपुलेशन जो है स्पीसीज की वो क्या है, सफिशिएंट है, अभी तक जिंदा रहेगी ये। एंडेंजर में क्या है कि कुछ ऐसे कारण, नेगेटिव जो कारण भाई बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो स्पीसीज की घट रही है। अगर वो इसी प्रकार घटती रही तो क्या होगा कि ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं। तीसरी जो कैटेगरी आप लोग यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं, ये है वल्नरेबल, VULNERABLE, वल्नरेबल स्पीसीज। हिंदी में कहेंगे सुभेद्य जातियां, प्रजातियां, सुभेद्य, ठीक है, यानी कि वल्नरेबल। अब इसके अंदर क्या है कि पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर जो प्रजातियां आती है उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा जो है पॉपुलेशन किसकी है, जो वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि यही कारण है कि जो पॉपुलेशन है वो तेजी से डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। अब पॉपुलेशन तेजी से घटेगी तो इसके अंतर्गत जो भी भाई स्पीसीज है वो किसके अंदर चली जाएगी, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है इसके अंतर्गत चली जाएगी। यानी कि पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है एंडेंजर की तुलना में, लेकिन इनकी पॉपुलेशन भी अगर घट रही है इन्हीं सब कारणों से, तो ये क्या होगी कि ये जो स्पीसीज है ये किसके अंदर चली जाती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर ये चली जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे कि ब्लू शिप, ठीक है, ब्लू शिप, ये हिमालयन शिप की एक वैरायटी है जो कि हिमालय में पाई जाती है, ब्लू शिप की, ठीक है। तादाद में अभी ये ज्यादा है, लेकिन अगर ये कम होती रही इन्हीं कारणों से क्या होगा कि फिर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि जो पॉपुलेशन है इसके अंदर क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में बहुत ज्यादा कम है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि देखेंगे एशियाटिक एलिफेंट, और एक एग्जाम्पल जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, ये क्या है, इसके अंतर्गत आती है वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर। इसके बाद देखेंगे कि चौथी कैटेगरी कौन सी है, इसके अंदर है देखिए रेयर स्पीसीज है, ये रेयर स्पीसीज। इसके अंदर क्या है कि देखिए जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, पॉपुलेशन जो है वो सीमित है और क्या है, काफी कम है। तो हम लोग कहेंगे कि स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि इतनी छोटी पॉपुलेशन है कि अगर ये पॉपुलेशन भी और घटती चली गई टाइम के साथ तो क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है ये वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर और अधिक कम होती है उससे भी ज्यादा तो किसके अंदर चली जाएगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर भी ये कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि इतनी स्मॉल पॉपुलेशन है कि ये किसके अंदर जा सकती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी, और उसके अलावा वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर भी ये जा सकती है। कारण यही है, पॉपुलेशन कम होने का एक जो मुख्य कारण है वो तो यही है कि प्राकृतिक आवास का कम होना। जहां पर ये पहले पाए जाते थे इनके आवास के साथ, प्राकृतिक आवास के साथ छेड़खानी हो रही है, जिसकी वजह से इनकी स्पीसीज कम हो रही है। और किस कारण से स्पीसीज कम हो सकती है कि मान लीजिए भाई इनका शिकार करने वाला अगर कोई जानवर है, अगर उसकी संख्या के अंदर तेजी से
वृद्धि हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी संख्या और भी ज्यादा कम हो रही है, उसकी वजह से भी इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी रेयर स्पीसीज हमने देखा, तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे रेयर स्पीसीज में, जैसे कि हिमालय, देखिए हिमालयन ब्राउन बेयर एक भालू की वैरायटी है जो कि भूरे रंग का है, हिमालय में पाया जाता है। उसके अलावा देखिए एक जंगली एशियाई भैंसा, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये कहां पर भारत के अंदर ही पाया जाता है। उसके अलावा और स्पीसीज देखेंगे, जैसे कि रेगिस्तान में लोमड़ी पाई जाती है जिसे कि डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स। उसके अलावा एक और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनकी की क्या है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर ये और कम होती है पॉपुलेशन तो ये वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं और उसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर भी ये जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ये है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं स्थानिक जातियां। एंडेमिक स्पीसीज के अंदर ऐसी प्रजातियां आती हैं, जैसे कि आप भारत का जब एक भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो इस भौगोलिक क्षेत्र से हटकर भारत का ही क्षेत्र जो कि किसी प्राकृतिक सीमा या फिर ज्योग्राफिकल एरिया से बाउंड हो, ऐसे क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा। जैसे कि भारत की एक तो आप मुख्य भूमि को देखिए, उसके अलावा जैसे कि भारतीय द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, कुछ प्रजातियां ऐसी होंगी जो कि लक्षद्वीप पर पाई जाएगी या फिर अंडमान निकोबार पर पाई जाएंगी। तो ऐसी जनजातियां, ऐसी प्रजातियां पेड़ पौधों या फिर पक्षियों की, एनिमल्स की, जो कि कहां पर पाई जाती हैं, लिखेंगे फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया कोई स्पेसिफिक एरिया है, यहां पर ये पाया जाएगा। अब एरिया देखिए कैसा होगा, जो कि आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर। नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर, ऐसा एरिया जो कि प्राकृतिक रूप से या फिर जियोग्राफिकल रूप से क्या है कि अलग थलग है। कुछ ऐसे भूभाग पर ये चीजें पाई जाएंगी, कुछ स्पीसीज, जैसे कि देखिए अभी मैंने बताया कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप समूह पर या इस प्रकार जो कि अलग थलग पार्ट हैं, इस प्रकार से एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो इसके अंदर देखिए जैसे कि अंडमान टील, ये एक बतख की वैरायटी है जो कि स्पेशली अंडमान के अंदर ही मिलती है। उसके अलावा देखिए जो निकोबार है, यहां पर निकोबार के अंदर एक कबूतर की वैरायटी पाई जाती है, बहुत ही खूबसूरत पिजन, निकोबार पिजन, रंग बिरंगा रहता है, जो कि कहां पर मिलता है, स्पेशली निकोबार के अंदर ही मिलता है। इसी प्रकार से अंडमान में एक देखिए सुअर की वैरायटी भी पाई जाती है, जैसे कि वाइल्ड पिग कहा जाता है। तो ये कहां पर मिलेंगे, स्पेशली अंडमान और निकोबार के एरिया में पाए जा रहे हैं। भारत के मुख्य जो भूमि है इसके अंतर्गत भी देखिए भैंसे की वैरायटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, मिथुन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप राशि देखते हैं तो मिथुन राशि होती है, ये भैंसा दिखाया हुआ होता है उसमें, तो उसकी एक प्रजाति है मिथुन, जो कि कहां पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि एंडेमिक स्पीसीज के अंदर आते हैं। इसी के अंतर्गत ही देखिए जो रेड डाटा बुक के अनुसार एक और कैटेगरी है, ऐसे जीव जंतु जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे जीव जंतु जो कि देखने को नहीं मिलेंगे, वो किस कैटेगरी में रखे गए हैं। जो फाइनल कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी है ऐसी प्रजातियां। तो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी के अंदर ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो कि विलुप्त हो चुके हैं, वो किसके अंदर, एक्सटिंक्ट के अंदर। तो देखिए विलुप्त होने का मतलब है कि विलुप्त कहां से हो गए, पूरी पृथ्वी से भी विलुप्त हो सकते हैं
या फिर किसी एक स्पेशल एरिया से विलुप्त हो सकते हैं, किसी एक देश से विलुप्त हो सकते हैं, रीजन से विलुप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देखेंगे कि चीता विलुप्त हो गया है, आप लोग ये चीज सुनते होंगे कि चीता विलुप्त हो गया है, तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि भाई जैसे वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी चैनल आपने देखे तो चीता वहां पर दिखाया जा रहा है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है कि चीता जो है विलुप्त हो चुका है। तो मैंने बताया कि विलुप्त जो है वो स्थानीय आधार पर, किसी देश के आधार पर या एक स्पेसिफिक एरिया के आधार पर विलुप्त हो सकता है। तो चीता जो है देखिए भारत के अंदर तो विलुप्त है, लेकिन जो चीता है मुख्य रूप से अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, कुछ ईरान के पार्ट में भी देखने को मिलता है। तो जो एशियाटिक जो चीता है, जो चीते की एशिया वाली वैरायटी थी, ये भारत से विलुप्त हो चुकी है। तो ये चीज ध्यान रखना है, वैसे चीता है लेकिन भारत से ये विलुप्त है, भारत के संदर्भ में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये विलुप्त हो गया है। ठीक इसी प्रकार से एक बतख यानी कि डक, जिसका कि सर कैसा था, गुलाबी, इस प्रकार की एक डक थी, वो भी विलुप्त हो गई है। पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, ये क्या है, ये भी विलुप्त है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये थी IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट थी, उसके आधार पर जो ये प्राणी है, जीव जंतु पादप, इनको कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये चीज हमने पढ़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही बढ़ाएंगे अपने चैप्टर को और आगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।